अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कंवल मसरूर। हमारा एक सेगमेंट होता है जो हम अब कोशिश यही कर रहे हैं कि एवरी वेडनेसडे हम रखें अ लीडर्स शो। सो वो लोग जो बेसिकली जिनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स को जो है वो एक ऐसी स्टेज पे लेके गए जहाँ पे नॉर्मली इंसान बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो नहीं ले जा सकती। सो टुडे वी हैव फैसल मुश्ताक, चौधरी फैसल मुश्ताक, जो कि सबसे बड़ी बात है कि वो तमगा इम्तियाज़ भी हैं। उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, वो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एक बड़ा चेन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज जो है वो भी रन कर रहे हैं, और इनके पास एक अमेजिंग माइंड है। ही इज़ काइंड ऑफ डिसरप्टिव पर्सन, और ये हमेशा जब बात करते हैं तो बहुत ही डिसरप्शन की बात करते हैं, उस माइंडसेट की बात करते हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, कि लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि अचानक ही अब चीज़ आ गई, इससे हमने किस तरह कोप अप होना है। सो आई थिंक फैसल साहब जो है, ही इज़ द मोस्ट फिट फॉर दीज आंसर्स, कि वो समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन का इकोसिस्टम है, वो कहाँ जा रहा है। बिकॉज आने वाले लोग जो हैं वो ही हमें, वो बच्चे जो वहाँ से पढ़ के निकलेंगे वही हमें बताएंगे कि हमारा आगे फ्यूचर जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ होगी। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा है, जो मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ, कि हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमेशा एक मसला रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शरह ख्वानदगी बहुत कम है। फिर वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। कुछ एक वो लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम और दूसरा मीडियम और ये मीडियम, फिर हमारे पास जो है ना वो एक क्लास है जो ओ लेवल्स पढ़ रही है, एक क्लास है जो मैट्रिक सिस्टम पढ़ रही है, एक क्लास है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रही है। तो हमने थोड़ा सा इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारा ये पूरा जो तालीम का निज़ाम है, और फिर हम दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं पूरे एक सूबाई मैटर्स में भी, कि जी पंजाब की तालीम डिफरेंट है, फेडरल की तालीम डिफरेंट है, KPK की तालीम डिफरेंट है, सिंध की डिफरेंट है, या बलूचिस्तान की डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट क्यों है, ये क्यों हमारे जो बोर्ड अलग अलग बना दिए गए हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा की गई हैं। हर एक चीज़ का बोर्ड अलग है। HEC जो है वो एक अलग इदारा है जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को और उनकी कंप्लाइंसेस को देखता है। वहाँ पे क्या लैकिंग है, उनके उनके लिए भी हम ज़ाहिर है बात करेंगे फैसल मुश्ताक से भी। तो वो हमें बस आई थिंक कुछ सेकंड्स में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पेशली पेरेंट्स, वो लोग जो समझना चाहते हैं इस एजुकेशनल सिस्टम को, जो उनके कुछ कंसर्न्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग रेलेवेंट सवाल पूछें। और इस तरह के हमारा आगे तालीम का फ्यूचर क्या है, डिग्रीज़ का फ्यूचर क्या है, स्किल सेट कहाँ से हमें मिलेंगे, और वो तालीमी इदारे क्यों नहीं स्किल सेट के एरिया में भी आते हैं, सो दैट हमें आइडिया हो कि हम एक वन लाइनर हो। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा गैप जिस पे मैं काफ़ी टाइम से जो है वो चीख रहा हूँ, वो ये है जी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। और इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के नाम पे हम काफ़ी इवेंट्स भी करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है वो बातें भी करते हैं, गेस्ट स्पीकिंग सेशंस भी होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द टाइम हर कोई यही कंप्लेन करता है। इवन और एक डिपार्टमेंट बने हुए यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी यही कंप्लेन करती हैं कि जी इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं है। इंडस्ट्री कहता है जी एकेडमिया आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आगे आके जो है वो बात नहीं करता कि हमारे साथ जो है वो हमारे साथ आएँ और बात करें, हमें पता चले कि जी ये एकेडेमिया जो है वो किस तरफ जा रहा है। सो ये भी, इस पे भी आप आई वुड आस्क कि आप इस पे बात करें, और इस तरह के कोई अगर रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो आप बात करें कि जी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, और ये कौन से स्टेज पे होना चाहिए। क्या ये स्कूल्स के स्टेज पे होना चाहिए, या ये कॉलेज के टाइम पे, या यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ बहुत लेट हो जाता है। तीसरा, हम लोग ये बात करते हैं कि जब रोबोटिक्स की बात आती है, जब एजुकेशनल साइड की बात आती है, तो ये कौन सी स्टेज पे होने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई थिंक 5th ग्रेड से मे बी ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या रोबोटिक्स जो है वो शुरू करवा देना चाहिए। तो इस पे भी आज हम बात करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग जो है इस पे मेरे साथ जो है वो आप क्वेश्चंस पूछें फैसल साहब से। और फैसल साहब जो हैं वो ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो कि आपको बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऑन एजुकेशनल सेक्टर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं साथ साथ में कुछ वो टेक्निकल हिचेस भी दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो है हम किसी तरह उस पर भी ले जा सकें, लाइव भी ले जा सकें और मैक्सिमम शेयर्स कर सकें। तो आप लोगों के आई वुड रिक्वेस्ट आप लोगों के जिस तरह के भी
क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें, स्पेशली फॉर एजुकेशन, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और इस तरह की रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है बिल्कुल वो पूछें, और हम जो है वो बहुत डिटेल में आज डिस्कस करेंगे एजुकेशन सेक्टर को। मैं बिल्कुल अब वी आर ऑल रेडी, और मैं थोड़ी देर में बस फैसल साहब को जो है जैन आपने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव्स फर्स्ट वाज टेकन बाय सर फैसल 5 years बैक। जी बिल्कुल, इसके बारे में फैसल साहब खुद ही बता सकेंगे कि जी उन्होंने 5 साल पहले अभी आई थिंक उन्होंने कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई है, उसके बारे में भी आज इंशाल्लाह बात करेंगे। और मैं अगेन आपको कहूँगा, सो व्यूअर्स वो इंतज़ार का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। सो फैसल साहब इज़ हेयर। फैसल साहब जो हैं वो फाउंडर एंड सीईओ हैं रूट्स मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप के। तमगा इम्तियाज़ भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा भी है इनसे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका कवल? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप बहुत बिजी होते हैं और आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था और मैं बात कर रहा था ऑडियंस से भी कि जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आप बात करें। हम लोग बात करेंगे डिजिटाइजेशन पे, वर्चुअल एजुकेशन पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअल एजुकेशन, व्हाई योर एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑलवेज अहेड। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज के ऊपर भी। सो फैसल साहब, आपका टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है विद एजुकेशन, स्पेशली पेरेंट्स माइंडसेट और एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो भी आपने स्कूल सिस्टम एक बनाया है, आप लोग हमेशा व्हाई ऑलवेज यू आर अहेड, क्यों, क्या आप लोग सोचते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी हम हमेशा आगे रहेंगे लोगों से, दूसरे इदारों से, एजुकेशन इदारों से? Thank you so much, Kawal, and thank you to the Tech Television Pakistan. थैंक यू सो मच। I have also been a witness to your own extraordinary journey थैंक यू in सर। support of EdTech, educational technology, technology inclusion, diversity, also about access, equity. I have really seen you making a sustained commitment to the digital economy थैंक यू by सो मच। creating a bridge between the industry and the policymakers, and the kind of dialogue that you and your platform you sponsor. उसका तो मैं खुद विटनेस हूँ पिछले 8-10 सालों में। To your viewers, my name is Faisal Mushtaq. I am an educationist. I'm born into a teaching and learning family. My mother has been a teacher. I have really seen, and also I take pride in being the CEO of the Roots Millennium Education. हमारा जो इदारा है, कवल साहब इंग्लिश में बात करनी है कि उर्दू में? सर व्हाटएवर, जिस तरह भी आप इजी हैं। हमारा जो इदारा है, this is 32 years old. It was initially founded by my mother, so I'm the next generation taking it forward. Now, education is both my passion and also it has a sense of purpose attached to me and the people around me. तो usually ये होता है कि people they invest in a startup और वो किसी green field में invest करते हैं. Since my mother all her life she has been a teacher, my grandfather has been a teacher. So this is something within the family line. So when we start, we don't start with a sense of business or with a sense of enterprise. We started with a sense of purpose and a sense of ideology and a sense of passion. So the single common denominator which drives innovation and creativity and digital inclusion is passion. अब दूसरी चीज ये है कि I had my early education in the UK. I worked with PricewaterhouseCoopers Consulting as a financial strategy consultant. फिर मैं लंदन में IBM Business Consulting के साथ मैंने चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट काम किया। तो जब मेरी इंटरनेशनल ग्रूमिंग हुई दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, तो मैंने रियलाइज कर लिया that organizations to remain successful and sustainable and progressive and futuristic, they need to have inclusivity, digital inclusivity, they need to have innovation and creativity, they need to have empathy, and they need to have a perspective and a sense of purpose and identity. कि ये जो कहा जाता है कि जी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ले आओ या आउडी की या होंडा की फ्रेंचाइज ले आओ, गाड़ियों की, कपड़ों की, खानों की फ्रेंचाइज चल सकती है,
बट तालीम की फ्रेंचाइज नहीं चलती। तालीम जो है वो चलता है तशरीह से, वो चलता है एक सेंस ऑफ पैशन एंड पर्पस से। तो मैं तो पाकिस्तान में हमने सबसे पहले 2008 में मैंने इंटेल के साथ मिलके, कराची में इंटेल एजुकेशन का ऑफिस था, उनके साथ मिलके पाकिस्तान का पहला इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का निसाब लिखा था निसाब। उसको कहते थे इंटेल रूट स्किल्स फॉर सक्सेस करिकुलम। वो करिकुलम सिंगापुर ऑफिस और इंटेल अमेरिका ने कॉपीराइट किया और उसके ऊपर हमने क्लास 1 से लेके 8वीं तक 8 स्टूडेंट बुक्स बनाई और 8 टीचर बुक्स बनाई, और इंटेल के प्रेसिडेंट ने उसको साइन ऑफ किया। फिर वो हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू की। अब आईसीटी की किताब का मकसद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की एक नस्ल इंक्लूडिंग आप, हमें स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था कि MOUSC माउस, LAN WAN, एंड देन हमें रट्टा लगाया जाता था दिस इज कीबोर्ड, दिस इज प्रोसेस एंड दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो पाकिस्तान में बच्चों ने कंप्यूटर स्टडीज पढ़ी हुई है, ना कंप्यूटर साइंस पढ़ी स्कूल में, और ना आईसीटी इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ी। तो मैंने पाकिस्तान में पहली बार 2008 में आईसीटी का निसाब इंट्रोड्यूस कराया, और फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी मुझसे वो निसाब मांगा, वो दिया। वो पहला जो हमारा निसाब था वो साउथ एशिया की केस स्टडी बनी। हमें हिंदुस्तान में, साउथ कोरिया में, वियतनाम में, सिंगापुर में, मलेशिया में जाके प्रेजेंटेशंस दी उस केस स्टडी पे। इन्वेस्टमेंट सारी मेरी थी, मेहनत मेरी थी, लेकिन कॉपीराइट्स एंड जो कंटेंट इंक्लूजन थी वो इंटेल की थी। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था इंटेल एजुकेशन का, जो पाकिस्तान में CSR करना चाह रहे थे। वो चाहते थे वो पब्लिक एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ काम करें, लेकिन उस जमाने में इतने अच्छे पब्लिक सेक्टर के अंदर डिजिटल अंडरस्टैंडिंग के लोग नहीं थे, अब हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने हमारे साथ किया। उसके बाद जैसे 5 साल पहले मैंने सिलिकॉन वैली कंपनी के साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का विजन सेट कर दिया था। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर अगर देखा जाए, LMS के अंदर आपके पास कैनवस है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, और यूनिवर्सिटीज के अपने हैं। स्कूल एजुकेशन जो K-12 मार्केट जिसको कहा जाता है, किंडरगार्टन से 12वीं जमात, इसको K-12 एजुकेशन कहा जाता है। K-12 के अंदर या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है या एडमोडो है। तो हमने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपनी एकेडमिक प्रैक्टिसेस के मुताबिक शुरू किया विजन। सो कंपनी को ऑन बोर्ड लिया, सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप था, उसके साथ हम ये कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स करते आए। तो हमारा फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इतना कॉम्प्रिहेंसिव बन गया, वो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी है, वो iOS यूजर्स के लिए भी है। उसका नाम हमने मैट्रिक्स रखा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाज एन एक्साइटिंग नेम। उसका मतलब है मिलेनियम एकेडमिक टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एंड आखिरी एक्सचेंज एक्स, अरमानी एक्सचेंज से इंस्पायर होके। सो बच्चों को वो मैट्रिक्स नाम कूल लगता। अब वायरस से पहले 5000 डाउनलोड्स थे, अब वायरस के बाद उसके 14,000 प्लस डाउनलोड्स हो गए। फिर हम उसका वेब वर्जन लेके आ गए। अब उसके अंदर बच्चे की अटेंडेंस, वर्चुअल क्लास, हमने वायरस के दौरान क्लासरूम्स का एक टैब बनाया, उसका नाम रखा कनेक्टिंग क्लासरूम। इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, आईसीटी। सो उस क्लास के अंदर बच्चे की वर्कशीट्स, एक्टिविटी शीट्स, असाइनमेंट शीट्स, और जो भी बच्चे का काम डेली बेसिस का वो लोड करते। पेरेंट्स बच्चों को शैपरॉन करते और फैसिलिटेट करते पहली जमात से 8वीं जमात तक। एंड देन दे यूज टू फीडबैक, टीचर लाइव फीडबैक देती बच्चों की असाइनमेंट्स एंड काम पे। तो इस तरीके से हमने अपने LMS को मजबूत किया। अब हमें मुश्किलात क्या आई, हर बंदा अच्छाइयों की बात करता है। सबसे बड़ी मुश्किल टिपिकल सर्वर बैठ गया। पीछे हमने कॉमसेट्स पे रखा हुआ था सर्वर, एक पूरा के पूरा सर्वर जो है वो बैठ गया। फिर जी सर्वर की शिफ्टिंग की। एक दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि हम सोचते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी डिजिटल फ्रेंडली, पेरेंट्स आर मोबाइल एंड ऐप फ्रेंडली, बट पेरेंट्स आर नॉट वेरी डिजिटली इंक्लूसिव। सो जब उनको OTP का नहीं पता होता, वन टाइम पिन का, बच्चों को सपोर्ट करना, हर पेरेंट का है कि भाई वर्कशीट को प्रिंट कैसे करें, हम तो, हमारे पास तो प्रिंटर नहीं है, स्कूल प्रिंटर भी देना।
तो हम पेरेंट्स को समझाते कि भाई आप 21वीं सदी में प्रिंटर नहीं चाहिए, वर्कशीट करो, तस्वीर खींचो, जेपेग फाइल, पीडीएफ फाइल अपलोड करो। तो वो कहते अच्छा आपको, हमने तो सोचा आपको प्रिंट आउट चाहिए। हमने कहा नहीं, प्रिंट आउट नहीं चाहिए। फिर हमने पेरेंट्स का बड़ा पॉजिटिव रोल देखा। सबसे जो मुझे मजे की बात है, फादर्स ने भी आस्तीने ऊपर की। वैसे तो आपको पता है वो काम कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते, सारा टाइम रोजी कमा रहे होते हैं, माओ पे बच्चे फ्रेंचाइज किए होते हैं। तो यूजली फादर्स ने बच्चे माओ को फ्रेंचाइज किए होते हैं और माओ ने बच्चों को प्रेजेंट्स पे लगाया होता है, प्रेजेंस पे कम लगाया होता है। इस पूरे दौरानिए के अंदर माँ बाप ने बच्चों को प्रेजेंस भी दी और प्रेजेंट्स कम कर दिए, क्योंकि बाहर जा भी नहीं सकते थे, तहाइफ भी नहीं मिल सकते थे। और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका मैंने क़याम देखा। सबसे जो क्यूट बात मुझे लगी, पेरेंट्स फोन करते स्कूल को, वो कहते अच्छा हमजा इधर आओ, आयशा इधर आओ। अच्छा हमजा एंड आयशा, ये इनका ये प्रॉब्लम है। तो वो स्टाफ पूछता कि अच्छा क्लास कौन सी है। फिर वो अपनी वाइफ से कह रहे होते समीना बच्चों की क्लास बताओ। तो पेरेंट्स को बच्चों के नाम पता थे, क्लासेस भूल गए थे, सेक्शंस तो दूर की बात। तो मुझे बड़ी क्यूट सी बात लगी कि पेरेंट्स ने पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रीविजिट किया है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो एक फैमिली है वो दुनिया का बेहतरीन क्लासरूम है। फैमिली इज द बेस्ट क्लासरूम इन द वर्ल्ड। और दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल का क्लोजर है, दूसरी जंग अजीम के बाद। तो इसको मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे बस स्कूलों के अंदर जाएं और वहीं जाके टीचर ड्रिवन, क्लासरूम ड्रिवन एक साइंटिफिक तरीके से एजुकेशन हासिल करें। मेरा हमेशा से ये मुकालमा और बयानिया रहा है कि जो फिजिक्स है वो बच्चों के खिलौनों में पाई जाती है, जो बायोलॉजी है वो बागीचे में पाई जाती है, जो केमिस्ट्री है वो किचन के अंदर पाई जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके कंप्यूटर्स एंड आईपैड्स में पाई जाती है, और जो आर्ट्स है वो आपकी कलरिंग बुक और नोटपैड पे पाई जाती है। तो मेरी नजर के अंदर ये एक कुदरत की तरफ से ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब प्लैनेट अर्थ इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, वालदैन और बच्चे आपस में एज अ फैमिली सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करें। अब वो तो सब कर रहे हैं आजकल, लूडो भी खेल रहे हैं, मोनोपोली भी खेल रहे हैं, होम गार्डन रिवर सू ओशन भी खेल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ माँ बाप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स उनको सपोर्ट करें। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है, बिकॉज वी हैड अ विजन एंड वी हैड अ प्लान। हमारे महबूब गुमान भी नहीं था कि ये दिन भी आ सकता है। ये तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम आ गया। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, ओ लेवल्स वाले, IGCSE और A लेवल्स वाले, वो उनको हम LMS के ऊपर जरूर हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उनको हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए एंगेज किया, क्योंकि जूम के ऊपर थोड़े हमें सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थे। FIA DG साइबर क्राइम की तरफ से भी वो था एक मैसेज कि the children are more vulnerable to different activities and including child pornography, and जो hackers हैं they are digitally active। तो हमने Microsoft Teams का शुरू से 8 साल से, because we are a Microsoft mentor school और हम Microsoft showcase school है, हमारे तकरीबन 500 असातिज़ा Microsoft innovative education experts हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन का जो दुनिया में एजेंडा है, मैं उसका पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पायनरिंग और चैंपियन स्कूल हूँ। इवन वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाउंडर बिल गेट्स एंड द CEOs मल्टीपल टाइम्स। अभी रिसेंटली भी मुझे माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम, मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस पे मिले, and I shared the work that we are doing and he asked me to send him an email. Even he recognized the work. बच्चों को हमने, बड़े बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे डाला, और जो O लेवल एंड A लेवल के सब्जेक्ट टीचर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने बच्चों को एंगेज किया, बिकॉज टीचर्स वर बीइंग पेड फॉर द आवर्स, सो दे वर्कड विद द स्टूडेंट्स। जो हमारे यूनिवर्सिटी ट्रांसनेशनल प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, HND, पियर्सन क्वालिफिकेशंस, ACCA की अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, TMUC की जो HEC रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो सारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चली। वहां बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो हमारी सीनियर फैकल्टी सारी डिजिटली लिटरेट है, आवरली उनके टीचिंग रेट्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पूरा मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है।
So university education, full marks, credit goes to students. They are digitally inclusive and literates, and teachers, they are smart. O and A level, more than 80% marks to the teachers and students, and they are supported. निचले लेवल के ऊपर पेरेंट्स हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, बिकॉज टीचर का इतना रोल नहीं है जितना पेरेंट्स का था, क्योंकि अगर मदर्स बच्चों को कंप्यूटर के सामने बिठाएंगी, फादर सपोर्ट करेंगे, तो मैंने आई एम अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि इतनी ज्यादा तादाद में फादर्स ने, मदर्स ने अपने बच्चों को सपोर्ट किया है। अब ये हमारी स्टोरी है, बट ओवरऑल पाकिस्तान में जो बाकी निजी स्कूल्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल्स एंड सम गुड पब्लिक एंड चैरिटी स्कूल्स, क्योंकि हमारे कॉन्वेंट्स के कुछ अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मॉडल स्कूल्स हैं हमारे, और कुछ हमारे गवर्नमेंट के पुराने एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, उनका भी अच्छा निजाम है। तो उनका मेनली लोगों का गूगल क्लासरूम, जूम और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काम किया, एंड फीडबैक हैज बीन गुड। जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो है पब्लिक सेक्टर पे, प्रोविंशियल सतह पे। भाई हम तो पढ़ा लेंगे, लेकिन डडियाल में कौन पढ़ाएगा, मंडी भाउदीन में कौन पढ़ाएगा, चक्सवारी में कौन पढ़ाएगा, लसबेला में, टंडो मोहम्मद खान में, आप मुझे बताओ सांगड़ में कौन पढ़ाएगा। तो वहां पे हुकूमत पाकिस्तान का जो टेली स्कूल का इनिशिएटिव है, मैं समझता हूं कि दिस इज अ पॉजिटिव इनिशिएटिव। पहली बार पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने टेली स्कूल का इनिशिएटिव लिया। दूसरी चीज, हमारी जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है वो 75 मिलियन है तकरीबन, आई एम श्योर यू वुड नो बेटर, 7.5 करोड़ की है, और पिछले एक साल में 17% इजाफा हुआ है इंटरनेट ट्रैफिक पे, ब्रॉडबैंड पे। मैं समझता हूं इस साल इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर ये 10 करोड़ पे जाएगी जाएगी, एंड दैट इज अ बिग मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजिटल एंड द एडटेक एंड द अदर इंडस्ट्री। ये जाएगी फॉर द डिजिटल मूवर्स एंड शेकर्स। आप उनसे पूछ लें, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम मोबाइल सब्सक्रिप्शन, मोर डेटा एंड कंटेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपकी जो सिम बेस्ड एक्सेस है वो तकरीबन 16.5 करोड़ है, 165 मिलियन लोगों के पास सिम है। एक्चुअली 10 करोड़ लोगों के पास सिम है, लेकिन कुछ लोगों के पास डबल सिम है, सो 6.5 करोड़ के पास तकरीबन डबल सिम है। तो मैं ये समझता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड हमने तालीम को ई लर्निंग से एम लर्निंग की तरफ भी ट्रांसफर करना है। ई लर्निंग मीन्स इंटरनेट बेस्ड एंड एम मीन्स मोबाइल बेस्ड, बिकॉज अगर हमें स्केल को जाना है, स्केल के ऊपर जाना है। अब नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थीम। So in this environment, is it an adversity? Yes, it is an adversity, but who has caused this adversity? देखिए, this is an act of nature. ये तो दुनिया की सुपर पावर, रिसर्च, फलाना, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, no one is prepared. कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन का क्रिस्टीन के साथ, CNN वाली के साथ इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहा था अमेरिका में we are not into planning, there is no planning. Online education is not just about opening up a computer, using internet and talking to each other. You need a sustainable, inclusive academic plan for online delivering. We are lucky that we had a portal called Learning Management System Matrix. We had tool, and आपको पता है because we are a private fee paying school, so हमारा बहुत सारे दो diversity है, हमारे स्कूल मर्दान में भी हैं, पेशावर में भी हैं, नौशहरा में भी हैं, कराची में भी हैं। डाइवर्सिटी पूरी है, खाली अर्बन लेवल पे स्कूल नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी उस इनकम ग्रुप पे है जहां पे गैजेट्स एंड इंटरनेट टूल्स अवेलेबल हैं। अभी इसी कन्वर्सेशन में एक कपिल कुमार साहब का सवाल आया हुआ है, पीपल डोंट हैव गैजेट्स एट होम, if you have more than 3 kids, how do they do it? He is absolutely right. ये प्रॉब्लम है कि भाई हर बच्चे को डिफरेंट गैजेट दो एक टाइम के ऊपर। तो अभी भी हमने भी जो डिजिटल टाइम टेबल दिया वो भी रेजिमेंटेड टाइम टेबल था कि भाई 9 से 11 टीचर्स ऑनलाइन आएंगी। उसके अंदर पेरेंट्स का ये फीडबैक था कि भाई हमारे हर घर के अंदर 3-3 लैपटॉप्स नहीं है, और जो पोर्टल है उसका वेब इनेबल्ड इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर आता है। तो बिल्कुल इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ डिजिटल एकेडमिक प्लान, not just a digital platform, not just the digital connectivity, but also an ecosystem of inclusivity. So gadgets is also something, an education system like mine, मैंने तो फैसला कर लिया, अभी तो जी बहुत बुरे हालात है, अभी तो चीजें सस्टेन कर रही है, लेकिन आगे जाके कवल मैंने तो डिसीजन कर लिया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अब मैं बच्चों को इंक्लूसिव इनका जो भी डिजिटल गैजेट है
जिस भी कंपनी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट है या सिमंस है या नोकिया है, या भी इनको लैपटॉप देना है कि ठीक है, पेरेंट्स एंड फैमिलीज दे पे एन एडमिशन फी. अब गॉन आर द डेज कि वन वुड नीड एन एडमिशन फी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन फी. So if they can't afford it, so my future vision is, मैं अभी आपको अपनी strategy disclose कर रहा हूँ. मतलब I know my financial managers will not like it, लेकिन मैं future के अंदर जब बच्चों पेरेंट्स को we will encourage them to pay full admission fees, and then we will use that admission fee to create to buy a gadget for the child which should be part of his or her digital journey, ताकि पेरेंट्स पे फ्यूचर पे जाके एडिशनल बर्डन नहीं आए. अच्छा, इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वायरस भी बता दूं. आज के जमाने में अभी इन दिनों में बच्चों को एग्जाम्स नहीं चाहिए. जैसे सिंधी में कहा जाता है, एग्जाम्स नहीं खप्पे. बच्चों को एम्पथी खप्पे, एम्पथी चाहिए. एग्जाम्स के ऊपर फोकस नहीं करना. यहाँ पे रोला डाला हुआ इस कॉम ने, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग. बच्चे बबलू का ए आया है तो गुड्डी का बी आया है तो मुन्नू का सी आया है. अब आपने फोकस करना है एम्पथी पे, एग्जाम्स पे नहीं. आपने फोकस करना है कंपैशन पे, कंपैरिजन पे नहीं. आपने फोकस करना है प्रेजेंस पे. बच्चों को आप चाहिए हो. बच्चों को आपके ताहिफ, आपके आईफोन, लैपटॉप और दुबई के टिकट नहीं चाहिए. और अगर दे भी दो तो जा कहीं भी नहीं सकते. तो बेसिकली ये लॉकडाउन कुदरत की तरफ से एक इशारा है कि हम सब ने ह्यूमैनिटी की और एक दूसरे की कदर भी करनी है. ये बड़ा टफ टाइम है. इसका मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट बता दूं, वो भी बहुत ज्यादा है. पेरेंट्स आर रियली मतलब स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली, पीपल हैव इश्यूज. लेकिन सारी इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड है. ये जो प्राइवेट स्कूल की इकोनॉमी होती है, ये लैंडलॉर्ड ड्रिवन है, ये सैलरी ड्रिवन है. लोगों को इसके ऊपर गलत मिसपरसेप्शंस है. इस पे पेरोल होता है, इस पे लैंडलॉर्ड होता है, इस पे टैक्सेशन होती है, इस पे बिजली, पानी, गैस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट, आईटी, इंटरनेट, डिजिटल, एंड यू नो इट्स अ होल एंटायर इकोनॉमी व्हिच वर्क्स विद इट. तो इस पूरे अरसे के अंदर बच्चों को रेजिमेंट करें. अंग्रेजी में कहा जाता है ING. जिस चीज में ING है, स्लीपिंग, मेक श्योर उनको टाइम पे सुलाएं. रीडिंग, उनको पढ़ाएं. लर्निंग, ING. ईटिंग उनकी रेगुलेट करें. स्पोर्टिंग, प्लेइंग, प्रेइंग, नमाज पढ़ाएं. टॉकिंग, वॉकिंग. इसी तरीके से INGs बच्चों को प्रमोट करें. एंड दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट दे हैव अ गुड बैलेंस. ऑल्सो आपने बच्चों को, उनकी एंजाइटी है, उनके स्ट्रेस हैं, उनके फेयर्स हैं, और हर बच्चे का ये है कि मेरा तालीमी साल तो जाया नहीं होगा. दुनिया की सबसे बड़ी जो एग्जाम बॉडीज है उसका नाम है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम. 150 साल पुरानी एग्जाम बॉडी है. उनका काम ही इम्तिहान कराना है. दे हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी. जो दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम बॉडी है, उन्होंने इस साल अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं. और वो एविडेंस बेस्ड, एविडेंस का मतलब है असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, टॉपिकल टेस्ट, वर्कशीट, मॉक एग्जाम, सेशनल, मिड टर्म एग्जाम, अटेंडेंस, एविडेंस बेसिस पे प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के ऊपर वो बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं. कराची के अंदर, लाहौर में एक ग्रुप है जिसको मैं कहता हूं वेस्टेड ग्रुप. वो ग्रुप है प्राइवेट ट्यूटर्स का और ये ट्यूशन सेंटर्स का. ये जो प्राइवेट ट्यूटर्स और जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, ये कैम्ब्रिज के रजिस्टर्ड स्कूल्स नहीं है. तो ये वालिदैन और बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं. हाय, बच्चों के नसीब खराब हो जाएंगे, हाय इनको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, इनके आगे नसीब खराब, तो आप इनको अक्टूबर नवंबर के अंदर इनसे पर्चा देना. तो ये साल पर्चे का साल ही नहीं है. मैं ये कहता हूं कि पर्चे का चर्चा अब उस पे नहीं करना खर्चा. पर्चे आर आउट ऑफ फैशन. फ्यूचर इज ऑल अबाउट स्किल्स एजुकेशन, पोर्टफोलियो एजुकेशन. इसी तरीके से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB ने भी पर्चा नहीं लेना, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम्स ने भी एग्जाम नहीं लेना, और जो अमेरिकन AP और कैनेडियन करिकुलम्स हैं और जो इंटरनेशनल स्कूल के करिकुलम्स हैं, उन्होंने भी नहीं लेना. अब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे मैट्रिक और FSC के स्टूडेंट्स के साथ. जो SSC के बच्चे हैं, जो FSC, हुकूमत सिंध ने भी अनाउंस किया कि 15 जून को उनके पर्चे होंगे. मेरे से पूछे, अगर तैयारी नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सूबाई हुकूमतों को भी
मैं ये मशवरा देता हूं कि खुदारा वो बच्चों के पर्चों से बाहर निकले और उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रिडिक्टेड ग्रेड्स पाकिस्तानी टीचर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि हर जगह पे बच्चे को इस साल जो भी ग्रेड मिलना है A, B, C, D, वो उसको प्रिडिक्शन एंड एविडेंस के बेस्ड पे मिल रहा है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है जी, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग हर दफ्तर को ISO सर्टिफिकेशन कराते हैं, सही। इन्वायरमेंटल ऑडिट कराते हैं, आप लोगों का डिजिटल ऑडिट होता है, तो इसको तालीम के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। सो मैं बहैसियत एजुकेशनिस्ट गवर्नमेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि वो FSC एंड मैट्रिक की अप्रोच को भी चेंज की जाए। ये 3-3 घंटे का इम्तिहान, अब लंदन यूनिवर्सिटी ने खुद बोला है कि जी जहां 8 सवाल में से 4 की चॉइस थी, अब आप 2 अटेंड करें, 3 के अच्छा। अंदर से 2 करें, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होगा, एग्जाम्स.net सॉफ्टवेयर है, वो एग्जाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम आएगा, 2 घंटे के अंदर आपने वापस भेजना है, स्क्रीन आप चेंज नहीं कर सकते, हर चीज ऑब्जर्व है। देखिए एकेडमिक ऑनेस्टी जो है, एथिक्स जो है, वो मोरालिटी इज अ माइंडसेट। तो ये हमें यूनिवर्सिटीज को अपना रवैया बदलना होगा। यूनिवर्सिटीज की वजह से सारा A ग्रेड्स एंड एग्जाम्स का कल्चर है कि जी बच्चे इतने मार्क्स लेके आए सैट में, GRE में, इतने बच्चे के साइंस में इतने हो, मेडिकल में इतने हो। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन कमीशन को, पाकिस्तानी प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को, वफाक को ये सोचना है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर पोर्टफोलियो, स्किल्स, असेसमेंट और बच्चे की होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देख के असेसमेंट करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेडिंग नहीं करें, बेशक आप ग्रेडिंग करें, लेकिन ग्रेडिंग खाली टेस्टिंग से नहीं होती। असाइनमेंट का कंपोनेंट डालें, प्रोजेक्ट वर्क का कंपोनेंट डालें। आज आपको शायद मेरी बातें अजीब सी लग रही होंगी जनाब, 150 साल पुरानी कैम्ब्रिज के इम्तिहानी बॉडी ने भी अपने एग्जाम्स को, प्रोसेस को चेंज किया ना। तो आप ये देखिएगा कि फ्यूचर के अंदर दिस विल बी अ न्यू नॉर्मल। ये जो बच्चे आज O and A लेवल के अंदर कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये देखेंगे कि उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सारे मार्क्स खाली 3 घंटे का ब्रिटिश काउंसिल के एग्जाम सेंटर के बाद नहीं लगेंगे। उसके बाद ये होगा कि बच्चों के 30-40% असाइनमेंट होगी, 30-40% असेसमेंट होगी, 10-15% पोर्टफोलियो होगा। So on this, I have given you a lot of ideas and thoughts for discussion. And I must say that, to sum it up, digital inclusion, creativity, digital inclusion, creativity, information communication technology integration has been the key catalyst and the single common denominator for creating this learning management system and a digital future. And this is not a singular effort. We had a teacher training institute by the name of Millennium Institute of Professional Development. I see. They have gone through extended training, core training, and essential training. Microsoft Innovative Education Experts, अलहदा, Microsoft Tools पे, Office 360 पे ट्रेनिंग अलहदा, Microsoft Mentor Schools पे अलहदा ट्रेनिंग, ICT Skills for Success प्रोग्राम पे अलहदा ट्रेनिंग, और इसी तरीके से डिफरेंट डिजिटल एंड एकेडमिक इंक्लूसिव प्रोग्राम्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एक डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट फॉर डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग वो अलहदा। तो ये एक पूरी जर्नी है जो पिछले 32 साल के ऊपर हमने ये कैपेसिटी बिल्ड की है, और आज इस जर्नी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा, उन तक जरूर पहुंचा है, और हमने बहुत कुछ सीखा है, और हम इसको आगे जाके ज्यादा बेहतर तरीके से सस्टेन करेंगे। So thank you for listening to me, and I request you and your audience to post questions. कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक तो मुझे ये पूछना था, मेरा पर्सनल, आपकी पूरी, आपने इतना बेहतरीन ब्रीफ दिया है कि हमारे सारे जो कंसर्न्स थे, जो जितने भी क्वेश्चंस थे, उसके आपने काफी कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस दिया है। मुझे ये बताएं कि क्या जो सिचुएशन है वो बैक टू नॉर्मल जाएगी, और अगर ये नॉर्मल जाती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या वो फिर वापस अपने बेसिक पैटर्न पे चले जाएंगे? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह बिल्कुल जाएगी। देखिए, देयर इज नो एंड टू द वायरस अंटिल द वैक्सीन इज आउट। तो ये तो अपने माइंड से निकाल दे, वायरस तो एक थ्रेट है, वो तो ह्यूमैनिटी में रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगा।
वैक्सीन क्या पता सितंबर में आए, क्या पता जनवरी में आए। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, मेरा ख्याल है ये खुल जाएंगे, क्योंकि सही। इनके अगर ओवरऑल देखा जाए द नंबर ऑफ केसेस एंड द मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल वो एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इज वेरी लो। दूसरी चीज है कि जो लॉकडाउन है ये एक सब्जेक्टिव इशू है। बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोगों ने तो लॉकडाउन को काफी हद तक इन्फोर्स किया है, लेकिन जो हमारी देही आबादी है, जो हमारे गुंजान आबाद हैं, जो रूरल एरियाज हैं, और कराची का जो अंदरून शहर है, कभी आप वहां जाएं और आप जाके देखें कि वहां पे कौन सा लॉकडाउन है। तो जी। ओवरऑल जो अभी इवेंचुअली गवर्नमेंट की सोच भी इसी तरफ जाएगी कि आपने इकोनॉमी को पूरे तरीके से तो डीरेल नहीं करना। ये इट इज एन एपिडेमिक। जैसे आज हम लोग एक कहते हैं ना कि जी बच्चे को फ्लू वायरस हो गया, फ्लू हो गया, फ्लू भी वायरस था। ये अगले 2-3 साल में आप ये नॉर्मल कह रहे होंगे, हाँ क्या हुआ है बेटा, आप कहोगे बस मुझे कोरोना वायरस हो गया, आई एम फीलिंग ओके। तो जैसे फ्लू वायरस है इसी तरीके से कोरोना वायरस बनेगा, खाली इसके अंदर जो प्रोसेस है वो वैक्सीन का है। और जैसी वैक्सीन आएगी इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। और मैं समझता हूँ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोविजन, इफ नॉट इन जून, जुलाई तक, इफ नॉट इन जुलाई, इंशाल्लाह by first week of August, students are excited to looking forward to the visible classrooms. ओके। इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा अगर ये बच्चे 6-6, 7-7 महीने तक तालीम में नहीं गए। हमेशा अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये जो आपकी 22 करोड़ की आबादी है ये सिटीजन्स नहीं है, ये जो आपके 22 करोड़ हमारे पाकिस्तानी हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स को सिटीजनरी के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? एक प्रोसेस है, उसका नाम है लिटरेसी एंड एजुकेशन। कि जो आप 22 करोड़ लोग शहरी नहीं है, वो सब्जेक्ट्स हैं। अगर उनको सिटीजन्स बनना है तो उनको तालीम और तदरीस और लिटरेसी एंड एजुकेशन के प्रोसेस से गुजर के आगे जाना पड़ता है। उसी को कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिकली इंक्लूसिव सोसाइटी। ओके सर, मेरे ख्याल में ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको अगर एक अपॉर्चुनिटी समझें कि जितने भी स्कूल्स हैं अपने आप को ऑटोमेट कर लें और अपने डिजिटल क्लासरूम सिस्टम्स डेवलप कर लें, और भले अगर हम बैक टू नॉर्मल लाइफ भी आ जाते हैं और इसको इसी तरह रहने दें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, बिकॉज इस तरह होगा ये कि जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी, लेस डिस्ट्रैक्शन होगी, और बहुत सारे आई थिंक जो डेवलपमेंट आगे हम मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा बहुत हेजिटेंट रहते हैं, पीछे रहते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि नहीं, हम मैनुअल प्रोसेसेस को ज्यादा तरजीह देते हैं। कवल हाँ। पहले इस सवाल का जवाब, 100 साल से हार्वर्ड में, आप मुझे छोड़ दें, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में 100 साल से डिबेट हो रही है कि द टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द टीचर और नॉट। अच्छा, अब 21वीं सदी शुरू हो गई, उन्होंने कहा अब ये 20वीं सदी में डिबेट शुरू हुई थी दैट विल टेक्नोलॉजी रिप्लेस द टीचर। तो कंक्लूजन यही निकला है कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस द टीचर। The teachers, those who do not use technology or the technological tools, shall be replaced by the teachers, those who do use technology and technological tool. आपके सवाल का जवाब, दोनों अप्रोच। Students should be looking forward to coming back to the physical classroom, क्योंकि स्कूल के अंदर एक कम्युनिटी होती है, एक एम्पैथी होती है, एक सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन होता है। घर बैठ के आप डिप्रेशन का, डिजिटलाइजेशन ऑल्सो इक्वल्स डिप्रेशन। तो आई नो यू आर अ बिग डिजिटल एडवोकेट, लेकिन डिजिटल एडवोकेसी के साथ डिप्रेशन भी आता है। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जाते हो? आप लोगों से मेल जोल होता है, आप उनके साथ हुकूकुल इंसान, हुकूकुल इबाद बातें करते हो, आप एक दूसरे से उसके दुख दर्द में शरीक होते हो। स्कूल का एक सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट होता है। फ्यूचर क्या है? दोनों। हर ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल कैपेसिटी, डिजिटल इंक्लूसिविटी डेवलप करनी है ताकि अनइंटरप्टेड और अनडिसरप्टिव एजुकेशन चले और स्कूल्स भी आगे जाके खुले। सो द फ्यूचर इज द हाइब्रिड मॉडल, विजिबल क्लासरूम एंड वर्चुअल क्लासरूम्स बोथ। बिल्कुल, आपने जैसे पहले डिस्कशन में कहा कि ऐसे बहुत सारे छोटे गांव के आपने नाम लिए, जैसे घारो है, नवाबशाह है, या इवन पंजाब में और केपीके में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे रूट्स के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बट
क्या आउटरीच में ये हेल्प नहीं देगा कि वहाँ का बच्चा भी जो है वो आपकी क्लासेस को और आपकी फैकल्टी को सुन सकता है, सर्टिफाइड हो सकता है थ्रू रूट्स मिलेनियम जैसे बड़े ब्रांड के साथ। सो व्हाई एक्चुअली मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करके आते हैं बड़े शहरों में कि जी हम बड़े यूनिवर्सिटी से बड़े इदारों से पढ़ेंगे, तो हम एक तो आई अंडरस्टैंड कि स्कूल जो है वो डिसिप्लिन भी करते हैं इंसान को, तो वो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आपने जैसे कहा कि दोनों को तो बिल्कुल ठीक बात है, आप दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो बच्चे जो रूरल एरियाज में है वो आई थिंक कनेक्ट हो सकते हैं विद बिगर बिगर। देखिए पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 20 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है जी। आपने यूनाइटेड नेशन के साथ पहले कमिटमेंट की थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में कि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अचीव करेंगे। आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते यूएन के साथ। अब आपने सिग्नेचर किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, उसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एक मैंडेटरी गोल है। ऐसे जैसे आपके ऊपर पोलियो का प्रेशर है कि आप पोलियो का खात्मा करें। आपको पता है कि इस वायरस के दौरान 40 मिलियन बच्चे, 40 मिलियन कितने होते हैं? 4 करोड़, 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। आपको पता है ये हमें वापस कितना पीछे बैकवर्ड फेंकेगा। पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर नाइजीरिया के बाद दूसरा बड़ा दुनिया का आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर है। अब आपने जो बात की, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, just to reach out to scale to underprivileged students, to students those who have no access and those who are disenfranchised and not part of the mainstream, उसको mainstream में लाने के लिए डिजिटल एक्सेस, एम लर्निंग और ई लर्निंग, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें हमें डिफरेंट मॉडल्स को देखते हैं। अफ्रीका के अंदर हमारे पास जबरदस्त मॉडल्स हैं, इंडिया में बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर ने बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स क्रिएट किए हैं। दिल है एक नेटवर्क और टीसीएफ के बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। छोटे छोटे यूनिक स्कूल्स हैं, वो इंडिविजुअली आइसोलेशन में वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें, डिजिटल कंटेंट, कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। सो कंटेंट, कनेक्टिविटी एंड एक्सेस एंड नंबर 4 कैपेसिटी। तो ये हम बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पार्टनरशिप चाहिए। ये काम स्केल में, ये काम कैसे हो सकता है? ये किसी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है, ये टेलेनॉर जैस के साथ हो सकता है। ये जो बड़े प्रोवाइडर्स हैं, जोंग, जैस, टेलेनॉर, मैंने ये सोचा है कि मैं इनमें से किसी एक को ऑन बोर्ड लूंगा अपने इंक्लूसिव डिजिटल विजन के अंदर। जो कुछ मैंने बनाया हुआ है, अगर ये मेरे पाकिस्तान के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हेल्प करता है, तो जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट आई नीड अ पार्टनर, जिसको नेटवर्क पार्टनर कहा जाता है, जिसको टेक्नोलॉजी पार्टनर कहा जा सकता है। मैं एक मतलब के नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एंड कंटेंट पार्टनर पाकिस्तान के बड़े टेलकोस हैं। जब तक अगर कोई एक टेलको किसी एक एजुकेशन प्रोवाइडर मेरे जैसे के साथ पार्टनरशिप करे, तो ये जो आप बात कर रहे हैं, इट विल क्रिएट मैजिक। आपका नाम जो है वो मतलब हिस्ट्री बुक्स में आ जाएगा कि यही है, इवेंचुअली यही है कि उस बच्चे को सर्टिफिकेशन मिलेगी। हाँ, अब बायस ये होगा कि बच्चे को सर्टिफिकेशन मिल गई, डिजिटल बैज लग गया, कल को एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर मसला होगा, तो एम्प्लॉयर्स का भी माइंडसेट चेंज करना है ना जी। पाकिस्तान में पहले आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, हर बंदे ने ट्रांसजेंडर की जंग लड़ी। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेन स्ट्रीम हुई कि नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड के डायरेक्टिव दिए कि नहीं दिए? इसी तरीके से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और ये बड़े बड़े टेलकोस अब हमारे साथ पार्टनरशिप करें तो आप एक्सेस क्रिएट कर सकते हो। जब प्राइम मिनिस्टर का एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबसे दूर दराज रूरल इलाकों के अंदर पैसे डिस्पेंस कर सकता है माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स के साथ मिलके, तो ये काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी सरपरस्ती हुकूमत को करनी चाहिए। हमें हुकूमत जो है प्राइवेट सेक्टर को वो ऐसे नाम लेती है जैसे हम पता नहीं बगैर वीजे एंड पासपोर्ट के पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए वो इज्जत दे, वो अपने असातिज़ा की तजलील ना करें। तो जो इज्जत दे, हमें सामने बिठाएं। हम पाकिस्तानी की तो वजह से है ना जी, आज पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे बच्चे, हमारे तालिब इल्म
किस लिए हम डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। आपका जो आइडिया है, दैट इज द सिंगल कॉमन डिनोमिनेटर टू अचीव स्केल थ्रू डिजिटल कंटेंट, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी, एंड वी नीड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एग्जैक्टली सर, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलीनॉर के सीईओ इरफान वहाब साहब को भी और आमिर इब्राहिम साहब को भी, दोनों ही हमारे ग्रुप में ही हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर हम इकट्ठे एक 4 लोगों का एक हम इंशाल्लाह सेशन करेंगे। तो मैं आमिर इब्राहिम साहब को भी कहूँगा और इरफान वहाब साहब को भी कहूँगा, और आपको भी साथ लेके हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे, फिर इस पर इंशाल्लाह इसका बड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे। सर एक लास्ट बात, मेरा ये कहना है, मैं अमूमन स्कूल्स की तरफ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 5th एंड 6th ग्रेड से हम टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस उसमें रोबोटिक्स आ जाता है, या हम उसमें ऐप डेवलपमेंट या एल्गोरिथम्स उसको सिखाना शुरू कर दें। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनमें ये लैकिंग है कि वो बेसिक जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हम प्रोवाइड नहीं करते। उनके लिए होता ही है कि अचानक से वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके उनके सामने कंप्यूटर आता है और फिर वो घबरा जाते हैं, बिकॉज उनको शुरू से ही वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और बच्चा बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है 5वीं 6वीं में। मैंने अपने 4th ग्रेड में, मेरा बेटा है, उसको मैंने लास्ट ईयर जो है वो रोबोटिक्स करवाया था एपटेक से, तो ही इज माशाल्लाह वेरी गुड। वो सेंसर्स पे अब खेल रहा है, अपने एल्गोरिथम्स पे काम कर रहा है। तो आई थिंक ये एज आप क्योंकि ज्यादा अच्छा समझते हैं, आप इस पे बताइए, आप आपका इनपुट। अच्छा, पहले एक सवाल आया हुआ है मोहम्मद हुसैन साहब का। डिजिटल लर्निंग वी आर फेसिंग वन प्रॉब्लम, टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट रेडी। मतलब वो कह रहे हैं कि असातिज़ा और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो रेडी नहीं है। इनकी बात ठीक है, मोहम्मद हुसैन साहब की बात ठीक है, असातिज़ा रेडी नहीं है। ये खाली कोई रूरल सेक्टर का इशू नहीं है, ये बड़े शहरी असातिज़ा हमारे भी, बिकॉज छोटे अर्बन सेक्टर के ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ यंग मेन एंड वुमेन, एंड आप यकीन नहीं करेंगे, ये जितना फरफर इंग्लिश बोलते थे उतनी पुअर इनकी डिजिटल स्किल्स है। तो ये एक नेशनल फिनोमिना है। ये इनको मैं बताता चलूं कि ये ना सोचें कि शहरों के अंदर ये इंग्लिश मीडियम के नाम पे जो टीचर है स्टाइल मारते हैं कि इनको बहुत कोई स्किल्स हैं। यू विल बी अमेज्ड कि वो इजी पैसा शॉप वाले की डिजिटल स्किल्स ज्यादा हैं जो किन्नू की मशीन कार्ड यूज कर रहा है। तो ये एक नेशनल फिनोमिना है, एंड वन शुड नॉट लेबल इट एज अ रूरल अर्बन फिनोमिना। आपने जो बात की स्किल्स एजुकेशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सलूशन ही स्किल्स एजुकेशन है। तो ये पाकिस्तान रियलाइज करता है, और जो स्किल्स हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर निसाब के अंदर भी डाली जाती हैं। निसाब के अंदर तख्लीकी लिखाई, तख्लीकी निसाब और स्किल सेंट्रिक निसाब होना चाहिए। मैट्रिक टेक का एक कॉन्सेप्ट होता था पुराने जमाने में, सिंध में भी था, कि मैट्रिक 2 किस्म का था, या मैट्रिक साइंस कर लो, या मैट्रिक सोशल साइंस कर लो, या टेक्निकल स्किल्स पे मैट्रिक कर लो। और ये अब हमें जो स्कूल्स हैं, रोबोटिक्स और स्टेम एजुकेशन जिसको कहा जाता है, ये मतलब मेकर स्पेसेस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें किट्स महंगी हैं, फिर एक मेकर स्पेस करनी होती है। तो स्टेम, रोबोटिक्स एंड आईसीटीज ये सारा इंटरलिंक्ड है। तो स्टेम, रोबोटिक्स एंड आईसीटीज के लिए कैपेसिटी चाहिए, एंड प्राइवेट स्कूल्स के पास तो वो है, एंड वो हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि ऐप डेवलपमेंट, एपीआई, एंड देन उसके अंदर भाई जो ट्रेनिंग है वो मस्ट है। उसके अंदर आपको, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्कूलों की रहनुमाई कर सकती है डिजिटल ये आप टेक्निकल स्किल्स की तरफ। लेकिन इसमें पर जब बच्चे तो बहुत तेजी से ऐप डेवलपमेंट सीख जाते हैं, एपीआई सीख जाते हैं, डिफरेंट एचटीएमएल टूल सीख जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट, लेकिन उसकी कमर्शलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आप देख लें जितना भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनका सबसे बड़ा एक दरीना मुतालबा है कि जी पेपाल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अब मुझे बोले कि मतलब कि हमारे मुल्क को, सदर एंड वजीर आजम को खुद पेपाल का इशू लेना चाहिए। तो मैं रिसेंटली 21 जनवरी को 21 से 24 जनवरी 2020 को डावोस में था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। तो वहां पे एक सेशन था, वहां पे मैं चला गया, वहां पे पेपाल के प्रेसिडेंट एंड सीईओ वहां बात कर रहे थे। तो मैंने तो पकड़ लिया, वो उनका कोई मिस्टर डॉन पॉल, मैंने अपनी ट्विटर पे वो वीडियो लगाई है, तो मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा जी आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो पहले उनके पीआर लोगों ने कहा सिक्योरिटी, नो क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान। मैंने कहा व्हाई नो क्वेश्चन? मैंने कहा फिर आगे से कहता है नो, पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री एंड वी आर लुकिंग इनटू इट एंड वी शिल सून बी देयर। तो मैं एक बहैसियत प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
पेपाल के प्रेसिडेंट एंड सीईओ को डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पकड़ लेता हूं और उसकी बेशक रजामंदी नहीं भी हो, उससे सवाल का जवाब निकलवा लेता हूं, तो मेरी हुकूमत वक्त को और जो हमारे प्रैक्टिस इनको पेपाल लाना चाहिए, कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए। आपके फ्रीलांसर्स कंवल मसरूर साहब, आपके और आपके जो दोस्त आपके ग्रुप्स में हैं, ये इतने टैलेंटेड लोग हैं। ये जो आपका एक टेक पाकिस्तान टेक ग्लोबल का ग्रुप है, इन्हीं 100 लोगों को अगर आप पाकिस्तान 100 दिन के लिए दे दें तो ये इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दे। तो टैलेंट की कमी नहीं है, खाली ये है कि हमें एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और स्कूल होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी तो बहुत दिल कर रहा है कि आपसे बात किया जाए, बट हमने आपका काफी ज्यादा टाइम लिया है। फिर इंशाल्लाह मैं कुछ एरियाज में जिसमें इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज पे भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात करना चाह रहा था, बट थोड़ा सा टाइम की हमारे पास है, तो इट्स 50 मिनट्स, हमने आपसे 40 मिनट्स का आपसे कमिटमेंट मांगी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक आपके साथ सेशन करेंगे और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरफान वहाब साहब को भी और आमिर इब्राहिम साहब को भी कि वो भी आपके साथ हों, और उस पर फिर हम लोग बात करेंगे कि हम रूरल एरियाज में जो है वो डिजिटल एजुकेशन को किस तरह आगे ले जा सकते हैं और लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। I look forward to that, Kanwal, and that will be a game changer. और आप जैसी शख्सियत, and मैं समझता हूँ टेक ग्लोबल, टेक पाकिस्तान, टेक टीवी, and I think you can be a major influencer and a bridge in this vision. सर मेरे लिए ऑनर होगा कि आप जैसे जो किंग मेकर्स हैं इनसे हम लोग काम कर सकें और कुछ सीख सकें, तो हमारा थोड़ा सा भी 2 सेंट भी होगा तो इंशाल्लाह वो एक काफी बड़ा एक चेंज बन जाता है। तो बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। अगर कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहे टू द ऑडियंस। My message is that Pakistan is not happening, it is happening. Everything is on an app. पुराने वक्तों में जो निसाब में सिखाया जाता था कि लाहौर इनारकली से फुप्पा और फुप्पी जान तशरीफ लाए हैं और आयशा रोटी पकाएगी, अली बाजार से दूध और अंडे लाएगा। माय मैसेज टू पाकिस्तान इज आयशा उबर एंड करीम पे जाके दूध और अंडे ला रही है और अली फूड पांडा के जरिए रोटी ऑर्डर कर रहा है। सो वेक अप टू द न्यू रियलिटी। पाकिस्तान इज नॉट हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपसे हमेशा बात करके मजा आता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोगों ने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फैसल साहब के साथ एक और बड़ा जबरदस्त अमेजिंग सेशन करेंगे। फैसल साहब का वक्त बहुत कीमती है और उन्होंने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।